नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे कि लंबा चैप्टर था इसलिए मुझे टाइम लगा। देखिए, जनता और शासन के संपर्क के आधार पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता सीधी शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। और प्राचीन यूनान की नगर राज्यों में ऐसी व्यवस्था दिखाई पड़ती है थी। इनमें किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए सभी स्वतंत्र नागरिकों को लेकिन स्वतंत्र नागरिकों की बैठक होती थी। उसमें बहुमत की राय के आधार पर क्या होता था, निर्णय लिया जाता था। देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होती है। वर्तमान समय में प्रायः हर देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही दिखाई पड़ता है। इसकी मूल वजह है कि आजकल किसी भी देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के सभी नागरिक एक साथ बैठकर कोई निर्णय ले सके, यह संभव नहीं है। इसलिए देश के संपूर्ण भूभाग को जनसंख्या की दृष्टि से कई हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक हिस्से की जनता अपनी एक प्रतिनिधि को क्या करती है, चुनकर भेजती है। और वही जो प्रतिनिधि चुनकर भेजती है वही क्या करते हैं, शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होने के कारण उसे प्रतिनिधि क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली में यह कोशिश सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए यहाँ लोकतंत्र की दो महत्वपूर्ण पहल और जनमत संग्रह या परीक्षा से देखी जा सकती है। स्विट्जरलैंड को छोड़ दे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक विशेष व्यवस्था होती है, वहाँ वापस बुलाने का अधिकार। भारत में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था लागू नहीं है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में चुनाव के पक्ष में चलने वाले आंदोलनों ने ऐसी कुछ मांगें रखी। हाल ही में अन्ना हजारे द्वारा चलाए गए जन लोकपाल आंदोलन के माध्यम से भी कुछ मांगें प्रस्तुत की गई हैं। वापस बुलाने का अधिकार, खारिज करने का अधिकार, सूचना का अधिकार, पंचायतों को अधिक शक्ति देने का अधिकार, समाज द्वारा नए कानूनों की पहल करने की कोशिश, मुद्दे इसी प्रकार के हैं। ध्यातव्य है कि जन लोकपाल बिल का मसौदा जिस प्रकार सिविल सोसाइटी अपने स्तर पर निर्मित किया है वह एक अर्थ स्विट्जरलैंड की क्या है, स्विट्जरलैंड में लागू पहल जैसी व्यवस्था का क्या है, उदाहरण है। चलिए देखते हैं। विचारधारा के आधार पर, विचारधारा की दृष्टि से लोकतंत्र को प्रायः दो वर्गों में बांटा जा सकता है, उदार या उदारवादी तथा समाजवादी लोकतंत्र। ठीक है, अब देख लेते हैं उदार लोकतंत्र क्या होती है। आधुनिक काल में लोकतंत्र का विचार उदारवादी चिंतकों ने प्रस्तुत किया था, इसलिए उन्हें उदार लोकतंत्र कहते हैं। उदारवादी विचारधारा के मूल अर्थ उस विचार से है जो व्यक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली आदि देशों में विचारधारा पर आधारित है। उदार लोकतंत्र का मूल विश्वास यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इतना विवेकशील होता है कि वह अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय स्वयं ले सकता है। इसलिए यदि सभी व्यक्ति स्वतंत्र मतदान के माध्यम से अपने राजनीतिक प्रतिनिधि का चयन करते हैं और उस प्रतिनिधि के माध्यम से अपना शासन स्वयं चलाते हैं, तो यह एक आदर्श स्थिति। इस दृष्टिकोण के आधार पर उदार लोकतंत्र समर्थक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की निम्नलिखित शर्तों का प्रदान करते हैं। इसमें एक से अधिक राजनीतिक दलों उम्मीदवारों की उपस्थिति होना चाहिए, पर इसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्राप्त होने चाहिए। निश्चित अंतराल के बाद स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। राजनीतिक पदों तथा अधिकारी तंत्र के पदों का मुक्त प्रतिस्पर्धा योग्य आधार पर भरा जाना चाहिए, चाहे वे किसी वर्ग या विशेष अधिकार के नहीं होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, जन संचार के माध्यम से सरकार उचित दबाव या नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए और कुछ सीमाओं के भीतर सरकार की आलोचना का भी अधिकार होना चाहिए। विभिन्न हित समूहों के दबाव में समूह को संगठित होने तथा अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने की आज़ादी होनी चाहिए। न्यायपालिका स्वाधीन होनी चाहिए और प्रत्येक उसे विधायिका तथा कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। समाजवादी
लोकतंत्र लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। किसे कहते हैं? समाजवादी लोकतंत्र को। यह उदार लोकतंत्र से क्या होता है? पृथक होता है। इसे समर्थक उदार लोकतंत्र पर व्यंग्य करते हैं। उनका दावा है कि उदार लोकतंत्र कहने वाले को भले लोकतंत्र वास्तविकता है, भले ही लोकतंत्र हो, यह वास्तविकता है कि वह धनतंत्र है, क्योंकि उतनी अत्यधिक महंगी चुनाव प्रक्रिया के कारण कुछ ही अमीर लोग चुनाव खर्च उठाने में समर्थ होते हैं। समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्र के चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माध्यम से समाजवाद लाना चाहते अर्थात समाज के आर्थिक संसाधन का समतामूलक वितरण करना चाहिए। भारत में जवाहरलाल नेहरू समाजवादी लोकतंत्र के प्रमुख समर्थकों में शामिल रहे और भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी इससे भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्देश्य घोषित किया गया है। पश्चिम में भी इसे मिलते जुलते कई लोकतंत्र आंदोलन हुए। इसमें एडवर्ड बर्नस्टीन का विकासात्मक समाजवाद तथा जॉर्ज बार्नार्ड शॉ के एनी बेसेंट आदि फेबियन समाजवाद अध्ययन प्रसिद्ध है। संक्षिप्त लोकतांत्रिक समाजवादी समाजवादी लोकतंत्र की कुछ मान्यताएं इस प्रकार हैं। चलिए, यदि उदार लोकतंत्र प्रणाली का विधियों का सही प्रयोग करके किया जाए तो सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने में क्या होगी? सक्षम होगी। या तो दो या दो से अधिक दलों की अनुपस्थिति में आवश्यक मात्राधिक पारदर्शी क्या होगी? जो निर्वाचन होगी वो शांतिपूर्ण सत्ता और हस्तांतरण की प्रक्रिया से क्या होगा? लोकतंत्र को स्वीकार है। आर्थिक समानता को लाना जरूरी है, किंतु इसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही काफ़ी है। मार्क्सवाद के हिंसक क्रांति के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार निम्नलिखित होने चाहिए। प्रगतिशील कराधान की प्रणाली हो। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार न मिल सके तो कम से कम गुजारे भत्ता ही मिलना चाहिए। उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों पर व्यक्तिगत नहीं सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। भूमि एवं बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ठीक है। निजी संपत्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु अधिकतम सीमाओं के साथ ताकि वर्ग अंतराल ज़्यादा न बढ़े। समाजवाद लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। समाज में जो वर्ग वंचित है उनके लिए संख्यात्मक भेदभाव सामाजिक न्याय व्यवस्था की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर एक दलीय लोकतंत्र, इसमें सिद्धांत या व्यवहारतः एक ही दल का प्रभुत्व होता है। साधारणतः इसके दो रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला रूप है वह जिसमें संविधान के स्तर पर एक ही दल के चुनाव को लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। भूतपूर्व सोवियत संघ सहित अधिकांश समाजवादी राज्यों में यह प्रणाली दिखाई पड़ती है। इन व्यवस्था को समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। एकमात्र दल होता है। नागरिकों को उससे पृथक कोई दल बनाने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। यदि अन्य दल होते भी हैं तो इसी शर्त के साथ वे साम्यवाद दल के नेतृत्व के अधीन काम करेंगे। वर्तमान में चीन में ऐसी व्यवस्था एक दलीय प्रणाली का दूसरा रूप है, जिसमें सैद्धांतिक तौर पर कई दल होते हैं, किंतु व्यवहारिक तौर पर एक ही दल लगातार सत्ता में बना रहा। दरअसल प्रणाली एक दलीय कहने से ज़्यादा उचित है, उसे एक दल प्रधान प्रणाली कहा जाए। भारतीय राजनीति की आज़ादी के बाद 1977 तक केंद्र सरकार जिस तरह से कांग्रेस का दल प्रभुत्व रहा वह एक दल प्रधान प्रणाली का ही उदाहरण। मैक्सिको की राजनीति में भी ऐसी प्रवृत्ति क्या होती है? दिखाई पड़ती है। द्विदलीय लोकतंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें दो राजनीतिक दलों की प्रधानता होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संविधान के स्तर पर प्रणालियों में दो दलों का चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त होती है। वहाँ राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, किंतु व्यवहारिक स्तर पर विशेष दल का महत्व नहीं के क्या होता है? बराबर होता है और प्रभावी और तौर पर वह सत्ता उन दोनों दलों के पास बनी रहती है। ब्रिटिश प्रणाली इस व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वहाँ पिछले लंबे समय से लेबर पार्टी और
कंजर्वेटिव पार्टी की ही क्या है, सरकारी सत्ता में बनी रहती है। अमेरिका में भी 2 ही राजनीतिक दलों की प्रधानता है, किसका, डेमोक्रेटिक दल और रिपब्लिक दल। और चलिए देख लेते हैं बहुदलीय लोकतंत्र। इसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त के लिए संघर्षरत रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आमतौर पर इनमें से 2 दल ज़्यादा प्रभावी और व्यवहारिक स्तर पर यह दलीय द्विदलीय प्रणाली की तरह ही कार्य करें, किंतु इसमें शेष दल क्या होते हैं, इतने कमज़ोर नहीं होते कि उन्हें महत्वपूर्ण मान लिया जाए। स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, इटली शासन प्रणाली इसी प्रकार की है। भारत की संविधान निर्माताओं ने भी क्षेत्रीय भाषाई के वैधत्व को देखते हुए इसी प्रणाली को चुना। ध्यातव्य 1990 के दशक में भारतीय बहुदलीय प्रणाली कई प्रश्न चिन्ह लगने लगे थे, क्योंकि उस दौर में केंद्रीय शासन के स्तर प्रायः 20 से अधिक दलों की मिलीजुली सरकार बनी रहती थी, और कुछ दलों की राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण बार बार सरकारें क्या होती थी, गिरती रहती थी। देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति का शिकार बना रहता था। उस समय कई राजनीतिक विद्वानों ने सुझाव दिया था कि भारत दलीय व्यवस्था और द्विदलीय प्रणाली के ढांचे को पुनः व्यवस्थित किया जाना चाहिए, किंतु ऐसा करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि भारतीय मतदाताओं की राजनीतिक परिपक्वता उभरती हुई नई राजनीतिक संस्कृति के कारण धीरे धीरे गठबंधन स्थिर होते गए। अधिकांश दल गठबंधनों के साथ जुड़ते गए। धीरे धीरे एक ऐसी प्रणाली विकसित हो गई जिसे द्विगठबंधनीय व्यवस्था सिस्टम कहा जाने लगा। अभी भी भारत में क्या है, यही व्यवस्था चल रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यह संयुक्त गतिशील गठबंधन इस व्यवस्था में शामिल सबसे महत्वपूर्ण 2 गठबंधन हैं। इस नए ढांचे का यह लाभ है कि इसमें द्विदलीय प्रणाली वाली स्थिरता विद्यमान है, और इस देश में भाषाई, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक अभिव्यक्ति देने वाली बहुदलीय प्रणाली के लाभ भी क्या है, शामिल है। चलिए अब इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्यों की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, स्वतंत्रता के, और यहाँ क्या दिया है, सत्ता के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये IAS में पूछे गए 2014 में पूछे गए प्रश्न है, और इसका केवल 2 ही उत्तर सही है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है, तो इसमें केवल D कथन सही होगा, केवल 2 सही होगा, ठीक है। इसमें कौन सा कथन सही होगा, केवल 2। B देख लेते हैं। दूसरा, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भंग किया जा सकता है। संसद संविधान में संशोधन भी क्या कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। संसद की, देखिए फिर से पढ़ते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। और फिर क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तो इस लाइन से मिलता जुलता भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। मतलब इसका भी कौन सा सही होगा, ऑप्शन D। चलिए तीसरा देखते हैं। राज्य के लिए अनिवार्य तत्व, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, राज्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। तो जनसंख्या भी होनी चाहिए,
सरकार भी होना चाहिए, संप्रभुता भी होनी चाहिए और क्या भूभाग भी होना चाहिए, तभी तो राज्य की निर्माण होगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला है, राज्य के चारों तत्वों के वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं। यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा क्या हो जाएगी? निरर्थक हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? ये तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि चारों हो क्या हो अनुपस्थित नहीं, इसमें से एक भी अनुपस्थित क्या होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा सी कथन सही है या है? तो इसमें से केवल दूसरा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से दूसरा कथन सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही होगा? दूसरा। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। संपूर्णता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संपूर्णता राज्य की सार्वभौमिक शक्ति है, जिससे वह किसी भी बाह्य अथवा आंतरिक निर्णय को लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो इसमें भी क्या देखना है हमें? कौन से कथन सही हैं या है? तो इसमें केवल एक कथन, केवल दो कथन या केवल एक या दो कथन, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। ठीक है, ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा वस्तुतः राज्य नहीं था। निश्चित भूभाग के अभाव के कारण, जनसंख्या के अभाव के कारण, ये तो सब थे। सरकार के अभाव के कारण, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारे पास क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सातवां संदर्भ की। भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आस्थागत रूप से क्या है? निहित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब मंत्रियों को संसद पर विश्वास प्राप्त होता रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, और राज्य के अध्यक्ष में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। दिया है इसमें सही दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को क्या करना है? चुनना है। तो हमारा कथन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, जब तक वे संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वो क्या करते हैं? अपने पद पे बने रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 8वां देख लेते हैं। भारत व अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता समान है? ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की क्या है? शक्ति है। ठीक है, भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के कारण। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत में राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां हैं। भारत कल्याणकारी राज्य की भूमिका में है। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से क्या हो रहा है? गुजर रहा है। तो इसमें से हमारा चौथा में हमारा कौन सा 9 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो हमारे ख्याल से लगभग चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन कौन सा होगा? डी सही होगा। 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार के आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियाँ संविधानवाद के दायरे में आती हैं। ठीक है, संविधानवाद विचारधारा है जिसे संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त होती है। तो इसमें भी सही कथन का चुनाव करना है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, 11 निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? ठीक है, तो इसका हमारा परिसंघात्मक नहीं होगा, एकात्मक व्यवस्था नहीं होगा, हमारा संघात्मक व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, अविनाशी राज्यों के विनाशी संगठन कहलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? अभी जैसे कि मैंने बताया, संघात्मक व्यवस्था को परिसंघात्मक व्यवस्था को क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? परिसंघात्मक
व्यवस्था। ठीक है। 13, भारत में संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन संसदीय प्रणाली में अंतर बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा? भारत और संसदीय में। ठीक है। भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली व्यवस्था में हमें क्या करना है? अंतर को देखना है। ठीक है। ये यूपीपीएससी मेंस में क्या है? पूछा हुआ प्रश्न है। तो न्यायिक समीक्षा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर होता है क्या कहलाती हैं? ठीक है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। ठीक है। ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन पर निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार कीजिए। वर्तमान में अमेरिका संघ न होकर परिसंघ बन गया है। एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें केवल एक सही होगा, क्योंकि इसमें हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना था। निम्नलिखित में से कौन सा सही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं या हैं? ठीक है। कार्यकारी या प्रमुख राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। ये तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो ऊपर वर्णित सभी कथन क्या है? सही है। ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर स्वयं चयन करता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो संविधान 17 हमारा क्या है? संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता या विशेषताएं हैं? तो पहल, दूसरा वापस बुलाने का अधिकार और जनमत संग्रह, और देख लेते हैं कूट। तो इसमें भी सही कथन चुनना था। तो ऑप्शन 1 और 2 तीनों सही हैं। ठीक है। डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है। उदारवादी लोकतंत्र इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले सकता है। तो इसमें भी सही कथन का चुनाव करना था। इसमें हमारा दोनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उदारवादी लोकतंत्र समर्थकों के अनुसार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। ठीक है। एक से अधिक राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों की उपस्थिति होनी चाहिए। प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्राप्त होने चाहिए। उदारवादी लोकतंत्र का वो पूछ रहा है। ठीक है। विशेषता। और निश्चित अंतराल के बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने चाहिए। चौथा है विभिन्न हित और समूहों को सरकार पर दबाव डालने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 21 देखते हैं। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्र और सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ठीक है। तो पहला देख लेते। राजनीतिक शासकों को तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने के अवसर, पूर्णतः स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। 22 देखिए। निम्नलिखित में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल के रूप में सरकार के अंदर क्या होती है? अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्ति करता है। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला देख लेते हैं। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था के उत्तरदायित्व जटिल और उन्हें सभी संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। एक ऐसी सरकार कामकाज तेजी लाने क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र क्रियाविधि उस शासन अध्यक्ष के हाथों में मजबूत करने का एक शासन जिसके जनता पर नियंत्रण हसनू दशा में है। तो इसमें से हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? सी। भारत में राजनीतिक व्यवस्था को मूलतः लक्षण है। भारत
में राजनीतिक व्यवस्था के क्या क्या कह रहा है, मूलतः लक्षण हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यह एक गृहीत शक्ति का प्रावधान करती है। ठीक है, नेक्स्ट 24 देख लेते हैं क्या है। सॉरी, इसमें कुड़ दिया है। ऐसे तो हमारा चारों ऑप्शन क्या है, सही है। 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंध है? क्या दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंध है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जय प्रकाश नारायण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन सी से शासन की राजनीतिक इच्छा शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक प्रेसिडेंशियल रूप से स्वीकार स्वरूप की सरकार की विशेषता है? 26 ऑप्शन नंबर इसका इसे राष्ट्रपति विधायी निकायों का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन 27 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय परिसंघात्मक की विशेषता नहीं है? ठीक है, इसमें ध्यान रहे क्या है, नहीं है। तो 27 नंबर का प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियाँ होती है, ये सही है। न्यायालयों के संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति है। राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ हैं। परिसंघात्मक विशेषता कह रहा है ना, तो हमें देखना होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे ख्याल से सही हो जाएगा। ठीक है, सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व का स्रोत स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए, विनिर्दिष्ट होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 देखते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सा कथन सही है? तो इसमें देख लेते हैं, राष्ट्रपति की क्या है, राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में हमें कथन की जांच करनी है। ठीक है, शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी है राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका विधायी कार्य को वीटो कर सकती है। इसका भी ऑप्शन सही चुनना था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 29 सार्वधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सीमित शासन का एक रूप है। ऐसा शासन जहाँ संविधान लोक प्राधिकार का अधिकार है। तीसरा, ऐसा शासन जहाँ सम्राट राज्य के औपचारिक अध्यक्ष है। चौथा, ऐसा शासन जहाँ सदैव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है। तो इसमें से हमें क्या कौन से सही कथन चूज करना है? ठीक है, तो हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। ऐसा यह सीमित शासन का एक स्वरूप है। और दूसरा क्या है, ऐसा शासन जहाँ संविधान लोकपाधिकार पर क्या है, आधार है। तीसरा देख लेते हैं, शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत किनके बीच शक्तियों का विभाजन करता है? ठीक है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के बारे और देख लेते हैं। शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, राज्य एवं अर्थव्यवस्था। 31 नंबर, राजनीतिक सैद्धांतिक। ठीक है, संविधानों को आकार देने वाली सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित। दूसरा, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है। तीसरा, शासन विधि की शासन शक्ति पृथक या न्यायिक पूर्वावलोकन के सिद्धांतों हुए अर्थवक्ता का परीक्षण करती है। तो इसमें हमारा तीनों ऑप्शन जो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र वह है जहाँ 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जन सहभागिता संप्रभुत्व वर्ग के शासन के बीच संतुलित होता है। दूसरा, सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचन प्रतिनिधियों के प्रति क्या होती है, उत्तरदायित्व होती है। सांसद को अपने निर्वाचक की ओर से विचार और कार्य करने के उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है। तो हमारा इसमें भी सही ऑप्शन चूज करना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है,
चलिए 33 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? समाजवाद का जाता है किसका? समाजवाद का। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है समाजवाद केंद्रीय का सिद्धांत नहीं है। चौथी, संघीय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता? संघीय प्रणाली, ठीक है, और भारत के राजनीतिक प्रणाली में पूछ रहा है। तो 34 का दोहरी नागरिकता। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है दोहरी नागरिकता, जैसे अमेरिका में है। परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्ति और विरोध संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के निर्वाचन न्यायालयों का प्राधिकार। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। इसका ये क्या दिया? इसमें सरकार के दो सुस्पष्ट स्तर होते हैं। बी, सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारी और शक्तियाँ एक लिखित संविधान की सुस्पष्टता निर्धारित होती है। सी, सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है। और उच्चतम न्यायालय डी, क्या उच्चतम न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वचन और विवाद के मामलों मध्यस्थ की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि अभिलक्षण नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। प्लीज़ जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं ऐसे आपके जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये बुक रीडिंग उस बुक के लिए बहुत ज़रूरी, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा हम आपको वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत अभी तो न्यू हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत है। जैसे जैसे मैं पढ़ाने लगूंगी वैसे वैसे मेरी आवाज़ की जो भी है क्लियर आवाज़ आने लगेंगी। थैंक यू सो मच गाइस। आप ऐसी आपकी उज्जवल भविष्य की क्या करती हूँ कामना करती हूँ।